Hi, today and onwards you will try to understand from basics of income tax to payment of tax to government, that is called income tax return. Okay, but topics for the today is basics of income tax and try to understand of building of fundamental. तो आज हमारा पर्पस क्या है कि सिर्फ बेसिक्स को समझना है, और बेसिक को समझने से पहले हमको ये आना चाहिए कि ये टैक्स जिसे हम लगान बोला जाता है, पहले लगान बोला जाता था, हमारे जो अंग्रेज़ थे उस टाइम भी ये लगता था। तो पहले क्या था, अमीर हो गरीब हो, पैसा हो या ना हो, पर्सन का स्टेटस नहीं देखा जाता था। आप जिस भी लेवल पर हो आपके ऊपर टैक्स लग जाता था। ओके, तो उसमें कोई प्रोविज़न, ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न, कुछ रूल्स नहीं था। अंग्रेज़ जिसको मन उसके ऊपर थोप देते थे ये लगान। ओके, बट आज भी वो टैक्स जो लगान पहले लगता था वो आज भी लगता है। तो क्या हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, तो आपको मन में आना चाहिए ना कि हम पैसा दे रहे हैं अगर, तो पैसा गवर्नमेंट करती क्या है, आखिर वो पैसा क्या कर रही है गवर्नमेंट। और उसकी जो गवर्नमेंट हमारे पहले तो इतने स्पेसिफिक रूल्स प्रोविज़न नहीं थे, बट आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट लगा रही है हमारे ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो टैक्स लगा रही है और हम उनको जो पैसा दे रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कुछ प्रोविज़न होगा ही, कुछ रूल्स होगा ही। तो वो क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कहाँ पे मेंशन किया गया है। जो कुछ टैक्सेज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एप्लीकेबल करती है, कुछ टैक्सेज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर लगाती है। तो कौन से गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्सेज लगाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है, इनकम टैक्स का क्या सोर्सेज है, ये सारी चीज़ें जो है आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, हम आपको बोले कि 3 क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। हम टैक्स दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो। तो उस पैसे का जो हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो पैसे गवर्नमेंट कहाँ यूज कर रही है। थर्ड इज कि हमको वो पैसे देने से क्या बेनिफिट मिल रहा है, हम अगर गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो हमारे पास उसके रिटर्न में क्या आ रहा है। थर्ड इज कि हमारे उसके लिए कुछ रूल्स प्रोविज़न, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ उसका प्रावधान है, कुछ तो होगा। तो वो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और पहले हम देखते हैं कि हमारा जो हर साल जो है इनकम टैक्स का एक डेडलाइन रहता है, उस ड्यू डेट के अंदर जितने आपने पैसे अर्न किए, इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं, जिनके जितने हमने पैसे अर्न किए, हमको गवर्नमेंट के ऊपर पैसा देना रहता है। अब उसमें भी एक लिमिट है, आप जितने मान लो कि अब लाख रुपये 2 लाख ही कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो प्रोविज़न है, हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो वो बेसिक रहता है, एज वाइज जो है लिमिट रहता है, 60 ईयर्स, लेस देन 60 ईयर्स, मोर देन 60 ईयर्स, लेस देन 80 ईयर्स, मोर देन 80 ईयर्स। ये सारे कैटेगरी है कि आपके स्पेसिफिक इनकम रहेगा। मान लो 6 लाख, 3 लाख, 250 लाख, 2,50,000, ऐसा समथिंग जो रहेगा, लिमिट जो रहेगा उसके ऊपर जाएगा तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ये सारी चीज़ें तो अब अभी हम देखेंगे कि जो हम साइट आप जाएंगे, जैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इनकम टैक्स का जो है प्रोविज़न है। आप जाओगे सर्च करोगे कि टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो यहाँ पर देखोगे ना तो 17 सितंबर को उसने रिलीज़ किया था नोट। देखो, तो वहाँ से उसने बोला है, गवर्नमेंट ने बताया है, देखो गवर्नमेंट ने बोला है कि फाइनेंशियल 2025-26 के लिए, और ऑन द डेट ऑफ एज ऑन 17 सितंबर हमारे पास जो पैसे आए हैं, टोटल जो पैसे आए हैं 10 लाख, मतलब 10,82,580 आए हैं। किस में है, रुपीज़ इन करोड़, मतलब इतने लाख, 10,82,000 के आसपास, जो करोड़ के रुपये के आसपास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे गए। वो सिर्फ किसका है, इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ है सिर्फ। इतने सारे पैसे जो है गवर्नमेंट कहाँ यूज कर रही है। ओके, एक बोला था मैंने, आपके मन में डाउट आना चाहिए कि आखिर गवर्नमेंट इतने पैसे गया, गवर्नमेंट के पास 10 लाख करोड़ जा रहा है समथिंग, तो गवर्नमेंट उस पैसे का क्या कर रही है, वो आपके मन में आना चाहिए, पहला चीज़। और ये अगर पैसा गया तो कहाँ यूज कर रही है, तो यूज कहाँ कर रही है, तो मैंने आपको जेमिनी पे जाओगे, गूगल जेमिनी पे, और आप सर्च करोगे तो सिंपल आपको वहाँ पे देखोगे लिखा है कि द कलेक्शन ऑफ टैक्स सर्व सेवरल डिस्टेंशियल फंक्शन। तो उसका जो यूजेज है, रेवेन्यू जनरेशन है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जा रहा है तो रेवेन्यू का गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट लगाती है, आपको पेंशन, मतलब गवर्नमेंट पर्सन जो रिटायर हो गए उसको पेंशन में जाता है।
ओके। जैसे हम हॉस्पिटल में जाए तो हमारा पब्लिक हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल रिसर्च बहुत सारे हैं, जो कि बहुत सारे इंश्योरेंस होता है पर्सन का, मेडिकल इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें, तो वो हो गया। आपका गवर्नमेंट स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, उसमें वो सब में जो पैसा जा रहा है तो गवर्नमेंट लगा रही है, तो सब किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा, जो हम टैक्स के रूप में दे रहे हैं। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग बिल्ड हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, ब्रिज बन रहा है ना। तो ये सारे चीज़ें जो है डेप्ट सर्विंग पेइंग इंटरेस्ट और नेशनल डेप्ट, गवर्नमेंट ने कुछ डेप्ट भी लिए हैं। गवर्नमेंट के पास तो हम जो पैसे देते हैं, देते ही हैं बहुत सारे। जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उससे भी गवर्नमेंट ने कुछ लाख करोड़ रुपए ले लिए, तो उसके जो पैसा दे रहा है उसके तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट कहाँ से जाएगा? वो गवर्नमेंट, एक कंट्री जब लोन लेती है और वो पैसा चुकाएगी तो पब्लिक का ही पैसा रहेगा। और ये हो गया सोशल इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में। मान लो कि ये रिसेशन आ गया, मंदी हो गया, कुछ महंगाई बढ़ रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए ये टैक्सेज का यूज होता है, बैलेंस करने के लिए। ओके। और मान लो कि कुछ बिहेवियर मॉडिफिकेशन चेंज करना रहता है, जैसे कि अभी तंबाकू के और एल्कोहलिक जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने GST अप टू 28% तक कर दिया है ना। तो उसको जो बैलेंस बना रहेगा, मतलब उसको डिस्कोरेज कर रहा है, मतलब जितनी सारी महंगे जो नशा करने वाले तो फिर भी करेंगे, कितना भी महंगे हो जाए, कॉस्टली कितनी भी हो जाए, पब्लिक तो करेगी जिसको करना है। बट जो जनरल पब्लिक है वो तो नहीं करेगी ना। अब मान लो 100 रुपये की चीज़ वो 1000 रुपये की मिल रही है, तो जनरल पब्लिक कहाँ से यूज करेगी? नहीं करेगी ना। और नशे वाली चीज़ है तो गवर्नमेंट उसको डिस्कोरेज करने के लिए ऐसा उसने मैनेज करती है, बैलेंस करती है। और जो जैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, उससे रिलेटेड जो कार्बन इमिशन रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको रिलेटेड उस पर टैक्स कम कर देती है। तो इम्बैलेंस मतलब बैलेंस करने के लिए भी वो टैक्सेस का यूज करती है गवर्नमेंट। ओके। तो गवर्नमेंट के पास पैसा गया, गवर्नमेंट ने पैसा कहाँ कहाँ यूज कर रही है, वो पब्लिक सर्विस जितनी भी है, आप इतने समझ लो, आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो गवर्नमेंट वो पैसे का कहाँ यूज कर रही है? वो पब्लिक यूज के लिए कर रही है। पब्लिक सर्विस, मान लो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक हाईवे, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये रेलवे का हो गया, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आपको पैसा मतलब ना के बराबर देते हो ना। आप पैसा तो देते हो, मतलब नॉमिनल चार्ज देते हो। प्राइवेट यूज करोगे तो मान लो 5000 दे रहे हो, तो आप पब्लिक सर्विस यूज कर रहे हो, गवर्नमेंट का चीज़ें यूज कर रहे हो। गवर्नमेंट स्कूल में भी पैसा लगता है लेकिन नॉमिनल चार्ज लगता है, प्राइवेट जितना नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है। तो गवर्नमेंट वहाँ पर यूज कर रही है पैसे को। दो चीज़ हो गई। तीसरा डाउट क्या था आपके मन में? कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कुछ वैलिडिटी है? इनकम टैक्स अगर एप्लीकेबल पर से आम नागरिक पर है तो इसका कुछ सोर्सेज है? यस है। इसका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये जो इनकम टैक्स है, ये आर्टिकल 265 में मेंशन है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी इनकम टैक्स किसी के ऊपर नहीं लगा सकता है एक्सेप्ट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। अब ऑथोरिटी ऑफ लॉ को भी कॉन्स्टिट्यूशन में 246 में मेंशन आगे जो है शेड्यूल 7 के साथ एक्सप्लेन किया गया है। मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट है किस गुड्स और सर्विसेज पे टैक्सेस लगा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट किस गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगा सकती है। ऐसा नहीं है कि उसको कैटेगराइज किया गया है, लिस्ट बनाया गया है। आप देखोगे तो यहाँ पर लिस्ट है, यहाँ पर लिस्ट 1 है, यहाँ पर लिस्ट 2 है, यहाँ पर लिस्ट 3 है। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 265 बोला कि कोई भी मुंह उठा के आया और किसी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए कुछ अथॉरिटी मिला है जिसको वहीं सिर्फ टैक्स लगा सकता है। अथॉरिटी किसको मिला है लॉ के थ्रू? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है और स्टेट गवर्नमेंट को, और कोई टैक्स नहीं लगा सकता। मान लो कि गवर्नमेंट में तो हमारा म्यूनसिपलिटी भी आता है, हमारा जो MLA भी आ जाता है, MP भी आ जाता है, क्या वो भी टैक्स आपको लगा सकता है? क्या नहीं लगा सकता है। हमारे 265 जो है वो सिर्फ 3 कैटेगरी लिस्ट दिया है शेड्यूल 7 के साथ में। वो क्या क्या लिस्ट है? वो लिस्ट है हमारा लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट दिया गया है। यूनियन लिस्ट में बोलता है वो सिर्फ सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके पास ही राइट है। मतलब मीन्स कि लिस्ट 1 में जितने सारे गुड्स सर्विसेज है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो नहीं आता है लिस्ट 1 में। मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्सेज या कुछ रूल्स नहीं बना सकती है। आप समझ रहे हो? लिस्ट 1 में सिर्फ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर है किसके कैसे यूज करेगी? वो पार्लियामेंट के थ्रू जो है अपने पावर को
जो भी मतलब चेंजेज करना है, जो भी टैक्सेज लाना है, जो भी मॉडिफिकेशन करना है, वो पार्लियामेंट में करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है। स्टेट गवर्नमेंट का जो राइट है स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये दिया गया है, जो कि लिस्ट 2 में आता है। और लिस्ट 3 में क्या आता है? लिस्ट 3 में कुछ ऐसे भी गुड्स और सर्विसेज है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर टैक्स यूज कर लगाते हैं। मतलब कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें राइट है स्पेशली, मतलब इसमें क्या है? एक्सक्लूसिव राइट है। इसमें क्या है? एक्सक्लूसिव राइट है। इसमें ये लिस्ट 2 में एक्सक्लूसिव राइट है कि स्टेट लेजिस्लेचर ही टैक्स लगाएगा। लिस्ट 1 में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएगा। बट लिस्ट 3 में है कि दोनों मिलकर टैक्स लगाएगा, दोनों आपस में बात करेंगे और टैक्स जो भी लगाना है लगाएंगे। ओके, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये वैलिडिटी दिया गया है। ओके, तो वैलिडिटी क्या है? तो आर्टिकल 265 हो गया, 246 हो गया। अब आते हैं, हम देखते हैं सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो सोर्स ऑफ इनकम में देखोगे आप तो हाँ, तो सोर्स ऑफ आप इनकम में देखोगे तो इनकी इसके अंदर 6 आता है, 6 कैटेगरी पॉइंट आता है। इनकम टैक्स आता है, इसका सोर्सेज का है, एक्ट है, रूल्स है और एनुअल जो फाइनेंस एक्ट होता है वो है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन है और केस लॉ है। एक एक करके समझते हैं। देखो, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब इनकम टैक्स बना तब से वही है। और इनकम टैक्स एक्ट रनिंग में क्या है आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। 1 मिनट, आप गूगल पे आओगे और सर्च करोगे इनकम टैक्स एक्ट, तो हमारे ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल है अभी, जो हमारे अभी करंट में चल रहा है वो कौन सा है? वो 1961 में जब आया था ना, वही वाला एक्ट है, अभी भी वही चल रहा है। और ये जो एक्ट है, अभी बात चल रही है कि जो गवर्नमेंट है यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 15 जो ड्राफ्ट हो गया है और नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट जब सर्च करोगे तो 2025 में इनकम टैक्स एक्ट 2025, देखो यहाँ पर जो 2025 पर ड्राफ्ट हो गया है, ये रिप्रेजेंटेड ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टू बिल्ड मोर रिप्रेजेंटेटिव, ये अभी आने वाला नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगा। बाकी टिल द डेट कौन सा है? 1961 वाला जो एक्ट है वो एप्लीकेबल है हमारे ऊपर। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल है वो बहुत ओल्ड हो गया है? 1961 है, हम कहाँ टू अब मतलब अब ना चेंज हो रहा है इनकम टैक्स एक्ट? अभी तक तो मतलब वही 1961 वाला जो है वहीं चल रहा है हमारे ऊपर। तो वो एक्ट एक बार जो बन गया वो बन गया, आप समझ रहे हो? एक बार जो वो बन गया एक्ट, वो बन गया, तो वहीं जो ओल्ड प्रोविज़न है वहीं तो नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों का जो इनकम है, पहले इतने सारे इनकम नहीं थे, इतने एक्सपेंडिचर नहीं है ना। 61 में क्या रेट था, क्या वैल्यू था, अभी तो कितने सारे बहुत सारे चेंजेज हो गए, तो ये ओल्ड हो गए। ओके, ये जो एक्ट है ये उसके हिसाब से जो एक्ट है ये रूल्स, उसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब एक्ट में क्या है, बेयर एक्ट होता है, उसमें आप उसको अंडर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप समझ नहीं पाओगे सिंपली। तो गवर्नमेंट उसको जैसे जब नेसेसरी होता है, जब ज़रूरत पड़ता है तो उसको क्या है मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए उसको रूल्स लाती है, उसको एक्सप्लेन करती है कि ये प्रोविज़न को जो है इतने इतने जो भी है उसको कैरी आउट करना है, उसको मतलब एक्सप्लेन करके प्रोविज़न को एप्लीकेबल करना रहता है। तो वो बोलता है कि रूल्स है उसके लिए है। अब रूल्स में भी है, और रूल्स भी जो है हर साल नहीं आता है, मतलब कभी कभार रूल्स आया उसको एक्सप्लेन करना रहेगा, तो 5 साल 10 साल 15 साल आया या नहीं आया, रूल्स कोई ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही है। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो टैक्स का रेट है, ये गवर्नमेंट जो एनुअल फाइनेंस एक्ट जो बजट आता है हमारा हर साल, वो बजट में एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है, उसमें हमारा जो रेट है वो रेट हर साल कभी मतलब लगभग चेंज होता ही होता है। आप इतना मान के चलो रेट चेंज होता ही होता है। तो एक्ट हो गए, ईच ईयर आता है, बजट जब पास होता है हमारे से फरवरी या मार्च में आता है, तो उस टाइम आता है और उसमें रेट स्पेसिफाइड रहता है। स्पेशल कैपिटल गेंस पे कितना टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स का रेट क्या रहेगा, कोई जो हमारा लॉटरी हो गया, कैजुअल इनकम हो गया, ऑनलाइन गेम्स का रेट हो, बहुत सारे रेटेड टैक्सेज है, तो उस सब का रेट क्या रहेगा, वो सब जो एनुअल फाइनेंस एक्ट में जो रेट है जो स्पेसिफाई किया जाता है। और मान लो कुछ चेंजेज करना रहे ड्यूरिंग द ईयर, आपको कुछ चेंजेज करना हो, और नोटिफिकेशन आता ही आता है। और CBDT जो है हमारा CBDT रेगुलेट करती है इनकम टैक्स को, जो है डायरेक्ट टैक्स को, वो CBDT हमारा रेगुलेट करती है।
ओके। तो सीबीडीटी जो है वो रेगुलेट करती है, तो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन लाती है कि इसमें ये चेंजेज है, इसमें इतना चेंजेज है, इतना रेटेड है, इस दिन से इफेक्टिव होगा, कुछ एक्सप्लेनेशन हो, क्लियरिफिकेशन हो, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आता है। और ये कुछ सर्कुलर है, सर्कुलर भी टाइम टू टाइम लाता है। कुछ मान लो कि कुछ एसएससी है जिसको टैक्स देना है, उसको क्लियरिटी लाने के लिए उसके अंदर, तो मतलब उसको अंदर डाउट हो, जो भी डाउट आता है उसको क्लियरिटी को दूर करने के लिए जो है, इंश्योर करने के लिए है कि जो लॉ है, जो हमारा नोटिफिकेशन है, जो हमारे फाइनेंस एक्ट है, रूल्स एक्ट है, जो हमारे ऊपर हमने ये तीनों पढ़ा, ये जो है सच मतलब इफ़िशिएंट लेवल पे, इफ़िशिएंट मैनर में, इफेक्टिव लेवल पे उसको एप्लीकेबल हो, लोग उसको एक्सेप्ट करें, उसके लिए सर जो टाइम टू टाइम जो है ये सर्कुलर और क्लियरिफिकेशन भी आते रहता है। उसके बाद हो गया केस लॉ क्या, मान लो कि गवर्नमेंट ने बोला आपके ऊपर ये ऐसे ना ये प्रोविज़न ना, आपके ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो पब्लिक बोलती है नहीं हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो दोनों में केस चलेगा। बहुत सारे केसेज होता है, तो केस जो है कुछ हाई कोर्ट में भी रहता है, कुछ हाई कोर्ट में भी रहेगा, कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट वाला जो केस लॉ का जो डिसीजन है वो नेशनल लेवल पे, यानी कि पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। लेकिन हाई कोर्ट जो केस एक स्टेट लेवल पे होता है, वो हाई कोर्ट का जो केस का जो डिसीजन होगा उस केस का, तो उस केस का जो डिसीजन होगा उस जो स्टेट का जो ये क्या बोलता है बाउंड्री है, उसके अंदर ही वो एप्लीकेबल होगा। ओके। हाई कोर्ट का जो केस लॉ का डिसीजन होगा पूरे इंडिया पे होगा, और सॉरी सुप्रीम कोर्ट का जो होगा पूरे इंडिया में होगा, और हाई कोर्ट का जो रहेगा वो सिर्फ स्टेट लेवल पे होगा। तो हमारे पास जो इनकम टैक्स का सोर्स है वो कितने हैं, इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स, और ये एनुअल फाइनेंस एक्ट जो कि हर साल आता है, ये नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट रिलीज करती रहती है। केस लॉ इन द केस कभी केस लॉ चल रहा है किसी पर्सन किसी एंटिटी के साथ, उसके बेस पे वो जब हो गया डिसीजन आएगा उस पर वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो हमारे पास 6 सोर्सेज है जो कि इनकम टैक्स को एक्सप्लेन करता है। और पहली बात, ये इनकम टैक्स क्या पूरे पहले क्या था, इनकम जम्मू कश्मीर में जो भी हमारे प्रोविज़न तो एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल था वो जब से हटा है वो पूरी इंडिया में एप्लीकेबल हो गया है। इनकम टैक्स का जितने भी प्रोविज़न है वो सारे पूरे मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह एप्लीकेबल है, सभी पर्सन पे एप्लीकेबल है। और इसका जो प्रोविज़न है, इसके प्रोविज़न में क्या क्या मतलब टैक्सेबल जो इनकम है वो कैसे डिटरमाइन होगा, उसका रेट क्या होगा स्पेशल इनकम का, वो हमारे इनकम टैक्स में मतलब एक्सप्लेन किया गया। अब हम आते हैं यहाँ पे मेंशन किए थे सीबीडीटी। तो सीबीडीटी मतलब क्या होता है, सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रेगुलेट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रेगुलेट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो है इसका मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 2 डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसको जो इस लेवल का जो पर्सन होता है, इस पर कोई मिनिस्टर नहीं होता है, मिनिस्टर हो भी सकता है, बट इसको जो हाईएस्ट लेवल का जो पर्सन होता है जो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करता है, वो एक सेक्रेटरी लेवल होता है, जिसके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को जो कौन देखता है, रेवेन्यू सेक्रेटरी बोलते हैं उसको। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को जो मतलब देखता है उसको एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी बोलते हैं। और ये दोनों डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, मतलब उसके सुपरविजन में ही, उसके गाइडलाइंस में ही, मिनिस्ट्री ऑफ गाइडलाइंस के ही अंदर ही डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट जो है दोनों आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया है, इसके अंदर दोनों मतलब यही जो है टैक्स कलेक्ट करता है। जितने भी इंडिया में टैक्सेज है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी, मतलब एक्सपेंडिचर के कंपेरिजन में रेवेन्यू का जो है ये क्या बोलते हैं ज़्यादा वर्किंग रहता है, मतलब सीबीडीटी का भी उसमें आ गया। जितने प्रोविज़न है इसी के ऊपर लगता है। सीबीडीटी मतलब जो हमारा इनकम टैक्स हो गया, ये इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम जितने हो गए, स्पेशल कैपिटल गेंस का हो गया, हमारा ऑनलाइन गेमिंग हो गया, जुआ हो गया, जितने भी गेम्स हो गए, तो ये हमारे सीबीडीटी के अंदर आता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है और कहाँ से इनकम इसके पास आता है, सीबीआईसी के थ्रू आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसका भी जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, एक्साइज बोलते हैं। तो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आने का जो रेगुलेट करता है उसका एक बोर्ड डिसाइड किया गया है, वो क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स जो है वो एक पार्ट है, किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर सीबीडीटी एक पार्ट है। तो सीबीडीटी वन ऑफ द पार्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट,
दैट इज गो थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो गवर्नमेंट यहाँ पर जो है हर साल जो है ये आपका रिलीज़ करती है कि कितने रेवेन्यू आए, उसके पास रेवेन्यू कितने आए गवर्नमेंट के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज़ करती है। और उसने जो रेवेन्यू आए वहाँ वो उसका कहाँ कहाँ उसने खर्चे किए, एक्सपेंडिचर उसका क्या क्या हुआ, जिसको हम डिफिसिट भी निकालते हैं। डिफिसिट और सरप्लस होता है। जैसे रेवेन्यू हमारे पास मान लो गवर्नमेंट के पास 10 लाख आए, मान लो 20 लाख आ गए, 20 लाख आ गए, और 20 लाख में से कितने एक्सपेंडिचर किए, मान लो बिल्डिंग बनाया, हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, जो भी बनाया, यूनिवर्सिटी बनाए, उसके ऊपर कितने एक्सपेंडिचर किए। तो इस दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चलता है कितना डिफिसिट है गवर्नमेंट के पास, कितना अभी सरप्लस में है गवर्नमेंट। ओके, तो ये ऐसे जो है इनकम टैक्स जो है वर्क करता है। तो हमने क्या उसे देखा, लगान से लेकर टैक्स तक का। तो लगान क्या था, उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स नियम नहीं थे, लेकिन अभी जो हमारे टैक्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 265 246 जो है प्रोविज़न दिया गया है, लिस्ट दिया गया है शेड्यूल 7 के थ्रू कि ये जो लिस्ट है इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है, सेकेंड जो लिस्ट है उसके पास स्टेट का राइट है, थर्ड की जो लिस्ट है उस पर सेंट्रल और स्टेट दोनों का राइट है। ओके, उसके बाद उसने सोर्सेज बताया, सोर्सेज जो है इनकम टैक्स का जो प्रोविज़न है वो कहाँ कहाँ से सोर्सेज है। इनकम टैक्स एक्ट है, रूल्स है, एनुअल फाइनेंस एक्ट है, रूल्स है, एक एनुअल फाइनेंस एक्ट है जो कि बजट में आता है पर हर साल, कुछ टाइम टू टाइम जो है केस लॉ, ये जो तो है ये हर साल टाइम टू टाइम रिलीज होता है, इसका टाइमिंग फिक्स है। ये बजट के टाइम आएगा, ये एक बार कभी कभार आ गया जब ज़रूरत पड़े, तो ये इनकम टैक्स जब एक्ट बना था तभी का है। और टाइम टू टाइम इसके थ्रू जो है ना ये चारों के थ्रू, फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशन और सर्कुलर केस लॉ, ये इसके थ्रू जो मॉडिफिकेशन जो अमेंडमेंट आना रहता है आता है, होते जो टैक्स रेट चेंज होता है, स्लैब चेंज होता है, इसके थ्रू ही होता है। ओके, तो हमने देख लिया जो टैक्स कलेक्शन हुआ उसका गवर्नमेंट ने क्या यूज करना है वो भी देख लिया। तो एटमोस्ट जितनी आपको चाहिए समझने के लिए, इनकम टैक्स को समझने के लिए, वो आपको ओवरऑल माइंड में थोड़ा बहुत चला गया होगा। तो हम जो आगे स्टार्ट करेंगे हम समझेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, जो टैक्स तो सारे लोग देंगे नहीं, टैक्स कुछ लोग ही देते हैं। मान लो इंडिया का जो जनसंख्या है कितने करोड़ है जितने भी 100 150 200 जो भी करोड़ है, वो सारे पब्लिक तो देती नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स। सारे जो आप गुड्स जो चीज़ें आप कंज्यूम करते हो, ख़रीद के लाते हो, उसके ऊपर जो टैक्स देते हो, आप खुले में जो चावल आटा खरीदते हो उस पर थोड़ी ना टैक्स देते हो। जो आप मान लो कि जो भी 1-2 किलो चावल लाए उस पर थोड़ी टैक्स देते हो, पैकेट का सामान लाते हो तो उस पर GST लगता है, ठीक है, बाकी खुले वाले सामान पे नहीं लगता है। तो ये टैक्सेज जो है गवर्नमेंट के पास जा रहा है, उसका क्या सोर्सेज है और उसके कौन कौन टैक्स देगा, SSC देगा और कोई नहीं देगा। तो SSC का हम डिफिनेशन पढ़ेंगे। पर्सन जो है, पर्सन आप क्या समझे रहेंगे, कुछ इंडिविजुअल जैसे कि हम आप हो गए, एक ह्यूमन बीइंग को बोलते हैं पर्सन, ऐसा नहीं है, उसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं। पर्सन में टोटल 7 लोग आते हैं, ठीक है। हम आगे वो देखेंगे, SSC देखेंगे, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट देखेंगे, पर्सन का कंसेप्ट देखेंगे। इतने सारे जो कंसेप्ट है हम आगे वाले लेक्चर में पार्ट में देखने वाले हैं। ओके, अभी के लिए थैंक यू।